कश्मीर। ये नाम सुनते ही जन्नत की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। लेकिन सवाल ये है कि ये जन्नत किसके लिए थी? सदियों तक ये जमीन कश्मीरी पंडितों की थी, जो घाटी के सबसे पुराने हिंदू बाशिंदे थे। वो उस संस्कृति की नींव थे जिसके बारे में दुनिया को बताया गया कि वो आपसी भाईचारे की मिसाल है, एक अनोखा मेल जोल जिसे कश्मीरियत कहा जाता था। लेकिन ये खूबसूरत तस्वीर जो भारत के सेक्युलर बुद्धिजीवियों को बहुत प्यारी थी, असल में एक बहुत नाजुक दिखावा थी। जनवरी 1990 में ये दिखावा सिर्फ टूटा नहीं, इसे जलाकर राख कर दिया गया। मजहबी कट्टरता की एक ऐसी भयानक लहर उठी जिसमें चुन चुनकर हत्याएं की गईं और ऐसा आतंक फैलाया गया कि एक पूरा का पूरा समुदाय रातों रात अपने पुरखों के घरों से बेदखल कर दिया गया। वो अपने ही देश में शरणार्थी बन गए और दशकों तक उनकी कहानी को सिर्फ भुलाया नहीं गया, बल्कि जानबूझकर दबाया गया। एक ऐसा सच जिसे सियासी दिखावे के लिए कुर्बान कर दिया गया। ये कहानी है कश्मीरी पंडितों के पलायन की, एक ऐसे नरसंहार की जिसे सेक्युलरिज्म के पहरेदारों ने दफनाने की पूरी कोशिश की। जो खो गया उसे समझने के लिए आपको पहले उस दुनिया को समझना होगा जिसे तबाह कर दिया गया। 1980 के दशक से पहले के कश्मीर को एक सेक्युलर सपने की तरह दिखाया जाता था, लेकिन ये एक ऐसा सपना था जो गहरे होते सायों के नीचे जिया जा रहा था। कश्मीरी पंडित आबादी में कम होने के बावजूद घाटी की संस्कृति और पेशेवर जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा थे। वो यहाँ के टीचर, डॉक्टर और अफसर थे। वो उस मिलीजुली संस्कृति का हिस्सा थे जहाँ कहा जाता था कि सारे त्योहार साथ मनाए जाते थे। लेकिन ये कश्मीरियत एक तरफा समझौता था, एक ऐसी शांति जो तभी तक कायम थी जब तक हिंदू अल्पसंख्यक चुपचाप घुल मिल कर रहते थे। इस ऊपरी सतह के ठीक नीचे कट्टरपंथ के लिए जमीन तैयार हो रही थी। इसे खाद पानी मिल रहा था सियासी उथल पुथल और नई दिल्ली के खिलाफ बढ़ते गुस्से से। 1980 के दशक के आखिर में इस गुस्से पर एक हिंसक इस्लामिक आंदोलन ने कब्जा कर लिया, जिसे सीमा पार पाकिस्तान से पैसा और हथियार मिल रहे थे। ये कोई सियासी लड़ाई नहीं थी, ये एक लाचार अल्पसंख्यक पर थोपा गया एक मजहबी युद्ध था। एक ऐसी विचारधारा जो कश्मीर के इतिहास के लिए पूरी तरह से अनजान थी, लेकिन उसे उस वक्त फलने फूलने का मौका मिला जब सेक्युलर सरकारें मुंह फेर कर बैठी थीं। ये तूफान अचानक नहीं आया, बल्कि धीरे धीरे माहौल को घुटन भरा बनाया जा रहा था। JKLF और कट्टरपंथी हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों ने एक जिहाद छेड़ दिया। उनके शुरुआती निशाने भारतीय सरकार के प्रतीक थे, लेकिन उनका असली मकसद जल्द ही साफ हो गया। पंडित समुदाय का पूरी तरह से सफाया। समुदाय के बड़े और जाने माने पंडितों को, जो समाज के स्तंभ थे, सरेआम मारा जाने लगा। टीका लाल टपलू, एक इज्जतदार नेता, को सितंबर 1989 में उनके घर के बाहर ही गोलियों से भून दिया गया। उसके कुछ ही महीनों बाद दूरदर्शन के डायरेक्टर लस्सा कौल की भी बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये कोई अचानक हुए हमले नहीं थे, ये सोची समझी चेतावनियां थीं जो समुदाय की हिम्मत तोड़ने और हर दिल में खौफ भरने के लिए दी जा रही थी। हिंदुओं के नाम की हिट लिस्ट जारी की गई। पंडितों के घरों के दरवाजों पर पोस्टर चिपका दिए गए जिन पर धमकियां लिखी होती थीं, और मस्जिदों के लाउडस्पीकरों से जो कभी नमाज के लिए बुलाते थे, अब मौत का फरमान सुनाया गया। रालिव, सालिव या गालिव, यानी या तो मुसलमान बन जाओ, या ये जमीन छोड़कर भाग जाओ, या फिर मरने के लिए तैयार रहो। स्थानीय पुलिस या तो आतंकियों से मिली हुई थी या डर के मारे गायब हो गई। राज्य सरकार का तो जैसे कोई वजूद ही नहीं बचा था। सेक्युलर भारत की सरकार, चाहे वो कश्मीर में हो या दिल्ली में, पूरी तरह नाकाम हो चुकी थी। वो अपने ही हिंदू नागरिकों को बचाने में लाचार या अनिच्छुक साबित हुई। पंडितों के लिए यह सबसे बड़ा धोखा था। उन्हें नफरत की उस लहर के भरोसे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया था। 19 जनवरी 1990, एक ऐसी तारीख जो हर कश्मीरी पंडित के दिलो दिमाग पर छप चुकी है।
ये वो रात थी जब सेक्युलर सपना आधिकारिक तौर पर मर गया और एक इस्लामिक दुःस्वप्न शुरू हो गया। पूरी घाटी की बिजली काट दी गई, जिससे हर तरफ एक डरावना अंधेरा छा गया। जो सड़कें कभी अपनी लगती थीं, अब उन पर पागल भीड़ चिल्ला रही थी। भारत के खिलाफ और पंडितों के नरसंहार के लिए उनके नारे ठंडी हवा में गूंज रहे थे। जो लोग बच गए वो बताते हैं कि कैसे उनके परिवार घरों में दुबके हुए बाहर से अपनी मौत के नारे सुन रहे थे और बस सुबह तक जिंदा बचने की दुआ कर रहे थे। इसके बाद जो हुआ वो एक दिल दहला देने वाला और बेबसी से भरा पलायन था। सर्दियों की जमा देने वाली ठंड में पूरे के पूरे परिवार सिर्फ तन पर पहने कपड़ों के साथ भाग निकले। उन्होंने अपने घर, जमीनें और 5,000 साल पुरानी सभ्यता पीछे छोड़ दी। जो कुछ बेच सकते थे उसे औने पौने दामों में बेच दिया या बस अपने दरवाजों पर ताला लगा दिया, इस भोली उम्मीद में कि कुछ हफ्तों में वे वापस आ जाएंगे। ये एक ऐसी उम्मीद थी जिसे बेरहमी से कुचल दिया जाना था। वो कभी वापस नहीं लौटे। आंकड़े एक भयानक जातीय सफाई की कहानी बताते हैं। भारत सरकार का कहना है कि सिर्फ 219 पंडित मारे गए, लेकिन पंडित संगठन जानते हैं कि मरने वालों की असली संख्या कहीं ज्यादा है। कुछ ही हफ्तों के अंदर लगभग 1 लाख से 1,40,000 लोगों के एक फलते फूलते समुदाय को जबरदस्ती अपनी जड़ों से उखाड़ फेंका गया। वो अपने ही देश में बेघर हो गए, जबकि कुछ हजार लोग ही डर के साए में पीछे रह पाए। जो लोग घाटी से भाग निकले, उनके लिए आतंक कभी खत्म नहीं हुआ था। उसने बस एक नया दिल को तोड़ देने वाला रूप ले लिया था। शरणार्थी कैंप सरकार की कठोर बेरुखी का जीता जागता सबूत थे। ये कोई पनाहगाह नहीं थे, ये नाउम्मीदी के कैंप थे। पूरे पूरे परिवारों को एक ही तपते हुए तंबू में ठूंस दिया गया था, जो गर्मियों में भट्टी बन जाते और सर्दियों में बर्फ। साफ सफाई तो एक सपना थी और बीमारियां आम थीं। समुदाय के बुजुर्ग गर्मी, सांप के काटने और नाउम्मीदी के भारी बोझ से एक एक कर मरते गए। इसका लोगों के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा। उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था, अपने घर, अपनी विरासत, अपनी इज्जत और अपनी पहचान। कई स्टडीज में पता चला कि लोगों में डिप्रेशन और पीटीएसडी जैसी मानसिक बीमारियां महामारी की तरह फैल गईं। विद्वानों, कवियों और पेशेवरों का एक समुदाय अब सरकारी राशन की लाइनों में लगने को मजबूर था और उनकी तकलीफों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया था। लेकिन असली त्रासदी एक संस्कृति की हत्या थी। एक प्राचीन सभ्यता अपनी जन्मभूमि से कट चुकी थी। उसकी भाषा, उसके रीति रिवाज, उसका पूरा जीवन, सब कुछ अब खत्म होने की कगार पर था। ये एक सांस्कृतिक नरसंहार था जो उस देश में हो रहा था जिसे अपने सेक्युलर होने पर बड़ा गर्व था। ये हमें सबसे अहम सवाल पर लाता है, इतने बड़े नरसंहार को इतिहास से इतनी चालाकी से कैसे मिटा दिया गया? इसका जवाब उसी सोच पर एक सवालिया निशान है जो सभी भारतीयों की रक्षा करने का दावा करती थी, सेक्युलरिज्म। पहला कारण था तथाकथित सेक्युलरिज्म की राजनीति। भारत सरकार और वाम उदारवादी खेमे के लिए इस्लामिक आतंक से भागते हुए हिंदुओं की कहानी एक शर्मिंदगी से कहीं ज्यादा थी। ये उनकी पूरी विचारधारा को झुठलाती थी। ये मानना कि उनकी नाक के नीचे एक पूरी जातीय सफाई हो गई उस आपसी भाईचारे के मिथक को तोड़ देता जिसे उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया था। इसलिए उन्होंने एक सियासी कहानी को बचाने के लिए पंडितों की बलि चढ़ा दी और सच को दफना दिया। उनके लिए धार्मिक कट्टरता के शिकार हिंदुओं की कहानी एक असुविधाजनक सच था जिसे चुप कराना जरूरी था। फिर आया झूठ फैलाने का अभियान। आतंकियों के हमदर्दों और उनके सेक्युलर माफी मांगने वालों ने एक झूठी कहानी गढ़ी। उन्होंने दावा किया कि उस वक्त के गवर्नर जगमोहन ने खुद पंडितों को घाटी से जाने के लिए कहा था ताकि सेना को मुसलमानों पर कार्रवाई करने की खुली छूट मिल सके। यह एक क्रूर झूठ था जो पीड़ितों को ही उनके नरसंहार के लिए दोषी ठहराता था। इस झूठ ने इतनी कंफ्यूजन पैदा कर दी कि भयानक हकीकत धुंधली पड़ गई। मीडिया, चाहे वो भारतीय हो या अंतर्राष्ट्रीय, इस सच को मिटाने में बराबर का भागीदार था। ये 1990 का दौर था और कहानी पहले से ही तय थी।
वो सिर्फ एक ही कहानी बताने में दिलचस्पी रखते थे। एक बहादुर मुस्लिम आबादी जो भारतीय सेना के कब्जे के खिलाफ आज़ादी के लिए लड़ रही थी। एक हिंदू अल्पसंख्यक का चुन चुनकर धार्मिक सफाया एक ऐसी डिटेल थी जो उनकी पसंदीदा कहानी को उलझा देती। इसलिए इसे या तो नजरअंदाज कर दिया गया या बहुत कम करके दिखाया गया। आखिर में दुनिया इसलिए चुप रही क्योंकि पीड़ित खुद दिलचस्प नहीं थे। पंडितों ने हथियारबंद ग्रुप नहीं बनाए, उन्होंने हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया, और ग्लोबल मीडिया के क्रूर गणित में उनकी शांति ने उन्हें अदृश्य बना दिया। उन्हें पहले जिहादियों की गोलियों से मिटाया गया और फिर एक दुनिया और एक देश की चुप्पी ने दोबारा मिटा दिया, जिसके लिए उनका सच सुनना बहुत तकलीफदेह था। 30 से ज्यादा साल हो गए कश्मीरी पंडित देश निकाले का जीवन जी रहे हैं। उनके हाथों में आज भी उन घरों की चाबियां हैं जिनमें वो लौट नहीं सकते, और उनके जहन में एक ऐसी जिंदगी की यादें हैं जिसे कट्टरता ने उनसे छीन लिया। उनकी त्रासदी एक साफ सबक है कि इतिहास विजेता नहीं लिखते, बल्कि वो लिखते हैं जो कहानी को नियंत्रित करते हैं। उनकी कहानी को जानबूझकर दरकिनार करना एक दूसरा और ज्यादा दर्दनाक नरसंहार रहा है। ये उन्हें सिर्फ इंसाफ से ही नहीं बल्कि जख्म भरने की उम्मीद से भी दूर करता है। जो हुआ उसे याद रखने का मतलब नफरत फैलाना नहीं है। इसका मतलब झूठ के सामने सच बोलना है। इसका मतलब उन लोगों को सम्मान लौटाना है जिन्हें बेइज्जत किया गया। इसका मतलब ये सुनिश्चित करना है कि किसी और समुदाय को कभी भी एक नाकाम राजनीतिक विचारधारा के लिए कुर्बान न किया जाए। 1990 के पलायन के बाद की चुप्पी भारत के सेक्युलर खेमे के ज़मीर पर एक ऐसा दाग है जो कभी नहीं मिटेगा। उस चुप्पी को तोड़ना ही इंसाफ की ओर पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। अगर आपको लगता है कि ये कहानी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। ऐसी ही भूली बिसरी कहानियों के बारे में और जानने के लिए सब्सक्राइब करें, और सबसे ज़रूरी कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर लिखें। इन्हीं बातचीत से हम यादों को जिंदा रखते हैं। मैं हूं आपका सूत्रधार और ये है